मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों, टीम नर्सिंग एकेडमी एक बार फिर से लेकर हाजिर है आपके लिए नर्सिंग एनक्लेक्स आरएन कंसेप्ट एंड फैक्ट्स मॉड्यूल नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे जाके नर्सिंग एकेडमी सर्च करें या फिर यदि कोई क्वेरी हो तो नर्सिंग एकेडमी 07@gmail.com पे सेंड करें। हमें उसका समाधान करके हार्दिक खुशी होगी। दोस्तों, टीम नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइबर करना नहीं भूलना है। लेट्स स्टार्ट। Before administering any as needed pain medication, the nurse should ask the patient to indicate the location of the pain. पेशेंट को पेन मेडिकेशन देने से पहले नर्स को लोकेशन ऑफ पेन का साइट या साइट ऑफ पेन जानना जरूरी है या पूछ लेना चाहिए। Jehovah's Witness believe that they should not receive blood components donated by other people. जवाह विटनेस यहूदी लोग ये विश्वास रखते हैं कि दूसरा का जो ब्लड डोनेटेड है उनको लेना नहीं चाहिए या वो रिसीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टू टेस्ट विजुअल एक्यूटी। विजुअल टेस्ट करने के लिए द नर्स शुड आस्क द पेशेंट टू कवर ईच आई सेपरेटली एंड रीड द आई चार्ट विथ ग्लासेस एंड विदाउट एज एप्रोप्रिएट। विजुअल एक्यूटी टेस्ट करने के लिए पेशेंट को चाहिए कि वो एक साइड की आई को कवर करे, उसके बाद जो चार्ट है आई चार्ट उसको देखें। शुड बी कवर्ड टू सेपरेटली वन आई। नेक्स्ट वन, व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन द नर्स शुड पोजिशन द पेशेंट ऑन द साइड। अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल केयर देने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे? साइड लाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? साइड लाइन पोजीशन। क्यों? जिससे उसका एस्पिरेशन का रिस्क, एस्पिरेट करने का रिस्क क्या हो जाए? कम हो जाए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ डिस्टेंस विजन द पेशेंट शुड स्टैंड 20 इंच या 6.1 मीटर फ्रॉम द चार्ट। डिस्टेंस विजन को असेस करने के लिए, दूर की दृष्टि को असेस करने के लिए चार्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 20 इंच या 6.1 मीटर। फॉर ए गैस्ट्रिक पेशेंट फॉर ए जियाट्रिक पेशेंट और वन हु इज एक्सट्रीमली इल, एक ओल्ड पेशेंट, जीरियाट्रिक मीन्स ओल्ड पेशेंट या फिर वो बहुत ज्यादा रूप से बीमार है, द आइडियल रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 66 डिग्री टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रूम ह्यूमिडिटी कितनी होती है? 30% टू 60%। नॉर्मल रूम ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 30 टू 60%। नेक्स्ट, हैंड वॉशिंग इज द सिंगल बेस्ट मेथड ऑफ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बेस्ट मेथड ऑफ द लिमिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेस्ट मेथड कौन सा होता है? हैंड वॉशिंग। One gloves are removed after routine contact with the patient. Hand should be washed for 10 to 15 सेकेंड। ग्लव्स रिमूव करने के बाद ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग कितना होता है? नॉर्मली 10 टू 15 सेकेंड। कोविड पेशेंट के लिए हम कितना यूज करते हैं? 20 सेकेंड तक। ड्यूरेशन कितना? 20 सेकेंड तक। नॉर्मली कितना? 10 टू 15 सेकेंड। हैंड वॉश, बेस्ट मेथड ऑफ रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हैंड वॉशिंग। Next, to perform catheterization, the nurse should place a woman in dorsal recumbent position. कैथेटराइजेशन के लिए फीमेल को कौन सी पोजीशन में लेटाना चाहिए? कैथेटराइजेशन के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, ए पॉजिटिव होमान साइन इंडिकेट थ्रोम्बोफेल्वाइटिस। होमान साइन क्या इंडिकेट करता है? थ्रोम्बोफेल्वाइटिस या थ्रोम्बोफेल्वाइटिस को इंडिकेशन कौन सा साइन करता है? होमान साइन। इट्स आल्सो इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट
इन ए सॉल्यूशन आर मेजर्ड इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट का मेजरमेंट किसी भी सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट की यूनिट क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट के मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट क्या है, मिली इक्विवेलेंट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने मिलीग्राम है, कितनी मिलीग्राम सॉल्वेंट है। सपोज एक 100 ml है, उसके अंदर सोडियम की मात्रा कितनी है, दिस वन शोज द मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म अकर इन 2 फेज। मेटाबॉलिज्म 2 फेज में अकर होता है। एनाबॉलिज्म इज द called constrictive phase। एनाबॉलिज्म इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फेज। केटाबॉलिज्म इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव फेज। अब इसको याद कैसे रखना है, केटा का मतलब है टूटना, कट करना, ऐसे याद रख सकते हैं। C4 कट करना, कट करेगा तो टूटेगा, टूटेगा मतलब डिस्ट्रक्टिव फेज। एनाबॉलिज्म मींस कंस्ट्रक्टिव फेज। केटा कट, केटा मतलब केटा बोलिज्म आते ही आपको कट याद आना चाहिए, कट का मतलब है डिस्ट्रक्टिव फेज। क्लियर। नेक्स्ट है द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन एसेंशियल बॉडी फंक्शन। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट वो रेट है जो कि बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड होती है, दिस वन इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट इज मेजर्ड व्हेन द पेशेंट इज अवेक एंड टेस्टिंग। मेजर कब करेंगे, BMR is it's also called as BMR। मेजर कब करते हैं, पेशेंट जाग रहा हो, रेस्ट की अवस्था में हो, हैज नॉट ईटन, जो 14 से 18 हो पहले उसने कुछ खाया नहीं हो, कंफर्टेबल और वार्म एनवायरमेंट मतलब नॉन एनवायरमेंट कंडीशन हो। द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज कंज्यूम्ड पर होर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। कैलोरी के रूप में व्यक्त करते हैं इसको, पर होवर पर केजी, पर होवर पर केजी पर बॉडी वेट। नेक्स्ट वन डाइटरी फाइबर, रफेज डाइट। डाइटरी फाइबर या रफेज डाइट किस में देते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को। विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज, उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज सप्लाइज बल्क, मेंटेन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड हेल्प टू एस्टैब्लिश रेगुलर बाउल हैबिट्स। बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कराने के लिए देते हैं, जिसमें सेलुलोज कंटेंट होता है, बल्क मेंटेन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को मेंटेन करता है। रफेज डाइट या फिर डाइट कौन सी है कॉन्स्टिपेशन के लिए, रफेज डाइट। नेक्स्ट है एल्कोहल इज मेटाबोलाइज्ड प्राइमरी इन लीवर। मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एल्कोहल इज लीवर। स्मॉलर अमाउंट आर मेटाबोलाइज्ड बाय किडनी एंड लंग्स। किडनी और लंग्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है सब, लेकिन मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा कहां पे होता है एल्कोहल का मेटाबॉलिज्म, लीवर में। पेटिचे या पेटिके आर टीनी राउंड पर्पलिश रेड स्पॉट्स that appear on skin and mucous membrane as a result of intradermal or submucosal hemorrhage। पेटचियाई या पेट की एक लाल कलर के धब्बे होते हैं, लाल और पर्पल कलर के स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे बने हुए धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, जो कि इंट्राडर्मल और सबम्यूकोसल हेमरेज के कारण डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पर्पुरा या पर्पुरा is a purple discoloration of the skin that caused by blood extravasation। पर्पुरा हिंदी में मतलब होता है चकते। एक पर्पल स्किन का पर्पल डिस्क्लेरेशन ऑफ स्किन के कारण पर्पल कलर के चकते होते हैं, जिसको जो कैसे बनते हैं, ब्लड के एक्स्ट्रावेसेशन के कारण, एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड के कारण बनते हैं। एक्स्ट्रावेसेशन मीन्स लिक्विड का बाहर निकलना या तरल पदार्थ का बाहर निकलना इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रावेसेशन। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिकमेंडेड बाय द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, द नर्स शुड नॉट रिकैप नीडल आफ्टर यूज। स्टैंडर्ड CDC के अनुसार कभी भी हमें
रीडल को रिकैप नहीं करना चाहिए यूज के बाद। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नीडल स्टिक इंजरी इज द मिस्ड नीडल रिकैपिंग, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। मोस्ट नीडल स्टिक रिजल्ट फ्रॉम मिस्ड नीडल रिकैपिंग, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज नीडल स्टिक इंजरी का है मिस्ड नीडल रिकैपिंग, जो हमें कभी नहीं करना। नेक्स्ट, द नर्स एडमिनिस्टर ए ड्रग बाय आईवी पुश बाय यूजिंग ए नीडल एंड सिरिंज टू डिलीवर द डोज डायरेक्टली इनटू ए वेन, आईवी ट्यूबिंग और कैथेटर। आईवी वेन के अंदर हमें डायरेक्ट ड्रग्स एडमिनिस्टर करना है तो आईवी पुश के द्वारा एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन चेंजिंग द टाई ऑफ ए ट्रेकोस्टोमी द नर्स शुड लीव द ओल्ड टाई प्लेस अंटिल द न्यू वन आर अप्लाइड। ट्रेकोस्टोमी ट्यूब की टाई चेंज करनी है तो हम ओल्ड टाई को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक न्यू टाई हम एस्टेब्लिश नहीं कर देते। नेक्स्ट, ए नर्स शुड हैव असिस्टेंट व्हेन चेंजिंग द टाई ऑन ए ट्रेकोस्टोमी ट्यूब। यदि नर्स ट्रेकोस्टोमी ट्यूब पे टाई चेंज कर रही है तो उसको एक साथ में असिस्टेंट रखना जरूरी है। नेक्स्ट वन, ए फिल्टर इज ऑलवेज यूज टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा हमें बीटी सेट के द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें फिल्टर ऑलरेडी बना हुआ है। विदाउट फिल्टर जो रेड ब्लड सेल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, ए 4-point क्वाड केन इज इंडिकेटेड व्हेन ए पेशेंट नीड मोर स्टेबिलिटी देन ए रेगुलर केन कैन प्रोवाइड। केन का मतलब होता है एक छड़ी, जो पेशेंट डिसेबिलिटीज वाले होते हैं उनको मतलब हेल्प या सपोर्ट प्रदान करने के लिए होती है। यदि ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है तो पेशेंट को 4-point क्वाड या केन प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट है, ए गुड वे टू बिगिन पेशेंट इंटरव्यू इज टू आस्क दैट व्हाट मेड यू सीक मेडिकल हेल्प। एक गुड वे टू बिगिन, पेशेंट के साथ इंटरव्यू या कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए उससे सबसे पहले पूछना है कि व्हाट मेड यू सीक मेडिकल हेल्प। आपने किससे चिकित्सा सहायता ली, आपको पहले किसने चेक किया या पहले किसको दिखाया। नेक्स्ट, व्हेन केयरिंग फॉर एनी पेशेंट द नर्स शुड फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए कौन से टाइप का प्रिकॉशंस यूज करते हैं। राइट आंसर होगा उसका स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। Potassium is the most abundant cation in the intracellular fluid. Intracellular fluid का most abundant cation है potassium. Extracellular fluid का most common cation है sodium. It's also important. ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इंट्रासेलुलर पोटेशियम IPR मेंटेन रखना है। कैसे याद रखोगे? I से P, IPR फॉर्मूला है इसका IPR, इंट्रासेलुलर IPR मेंटेन, अंदर ही अंदर IPR मेंटेन कर लो। नेक्स्ट है, इन द 4-point और अल्टरनेटिंग गेट द पेशेंट फर्स्ट मूव द राइट क्रच फॉलोड बाय द लेफ्ट फुट एंड देन द लेफ्ट क्रच फॉलोड बाय द राइट फुट। 4-point गेट या अल्टरनेटिंग गेट, 4-point गेट इज नोन एज अल्टरनेटिंग गेट। अल्टरनेटिंग गेट के अंदर क्या है, सबसे पहले हम मैक्सिमम कौन सा यूज हाथ लिखने के काम में लेते हैं? राइट हैंड। तो सबसे पहले हम राइट साइड मूव कराएंगे, उसके बाद लेफ्ट फुट, उसके बाद लेफ्ट क्रच, उसके बाद राइट फुट। याद कैसे रखेंगे इसको? राइट क्रच दाहिना हाथ काम में लेते हैं लिखने के लिए, उसके बाद लेफ्ट फुट, लेफ्ट क्रच अल्टरनेट में चलना है, राइट फुट। Clear? Next, in the 3-point gate, the patient move 2 crutches and the affected leg simultaneously and then move the unaffected leg. 3-point gate में 2 क्रच आगे लेके आएंगे, फिर affected leg, उसके बाद unaffected leg. Next है, in the 2-point gate, the patient move the right leg and the left crutch. 2-point gate में वही दाहिना हाथ हम या दाहिनी चीज पहले काम में लेते हैं। मैक्सिमम दाहिना हाथ लिखने के काम में आता है मैक्सिमम लोगों के लिए। राइट लेग, लेफ्ट क्रच, लेफ्ट लेग, राइट क्रच। क्लियर? नेक्स्ट, द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, द वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म इंक्लूड। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? थाइमीन इज कॉल्ड एज B1, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, पायरिडोक्सिन B6, साइनोकोबालामिन B12। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि
कौन कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं? याद रखने का फॉर्मूला है WBC, W, B और C। मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? B और C। WBC याद रखना है। वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछे तो W फॉर BC, WBC। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हेन बिगेन वेट एन अडल्ट पेशेंट शुड बी लाइटली ड्रेस्ड एंड शूलेस। यदि किसी भी पेशेंट का वेट करना है तो लाइट ड्रेस होनी चाहिए और शूलेस होना चाहिए पेशेंट। नेक्स्ट है, बिफोर टेकिंग एन एडल्ट टेम्परेचर ओरली द नर्स शुड इंश्योर दैट द पेशेंट हैज नॉट स्मोक्ड, कंज्यूम्ड हॉट और कोल्ड सब्सटेंसेज इन द प्रीवियस 15 मिनट। यदि किसी पेशेंट का हमें एडल्ट का ओरल टेम्परेचर लेना है तो हमें ये कंफर्म करना है कि उसने सिगरेट तो नहीं पिया, या कोई गर्म पानी तो नहीं लिया है, कोई ठंडी चीज तो नहीं ली है लास्ट 15 मिनट से। नेक्स्ट है, द नर्स शुड नॉट टेक एन एडल्ट टेम्परेचर रेक्टली। रेक्टल टेम्परेचर हम किन किन कंडीशन में नहीं लेंगे, किन किन कंडीशन में नहीं लेंगे? इफ द पेशेंट हैज ए कार्डियक डिसऑर्डर, यदि किसी पेशेंट को कार्डियक डिसऑर्डर है, एनल लेजिन बने हुए हैं, ब्लीडिंग हेमरेड्स है, हेमरेड्स या पाइल्स की दिक्कत है, एनल लेजिन है, कार्डियक डिसऑर्डर है। कार्डियक डिसऑर्डर में उसके पल्स रेट या वाइटल्स बढ़ा सकता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर जो एनल पार्ट है उसमें ब्लीडिंग इंक्रीज हो सकती है रिसेंटली, और अभी अभी हाल ही में उसको रेक्टल सर्जरी हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों सब्सक्राइबर कीजिए। टीम नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेशन के लिए आपका सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन दबाना ही हमारा मोटिवेशन है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर ट्रिकी वीडियो ला सकें। बेल आइकन दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, और लास्ट में वीडियो के अंत में ये कहूंगा, सफलता का एक मूलभूत नियम है, आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हम खुद की गलतियों का इंतजार नहीं करें, दूसरों ने जो गलतियां की उसको